Assalamualaikum my dear students, I am your physics teacher Sajid and today we are going to discuss our very easiest topic that is of heat capacity. पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर ये था कि हमने कोई एक सब्सटेंस ऐसी ली थी जिसका मास हमारे पास होना चाहिए 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मास के अंदर जो है 1 केल्विन तक का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए थी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये हमारे पास है सिंपल हीट कैपेसिटी। सिंपल हीट कैपेसिटी कहते हैं कि हमारे पास जितनी अमाउंट का जितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर या जितने मास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो स्पेसिफाइड नहीं है कि वो 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है, ये हमने काउंट नहीं करना। कोई भी हमारे पास जो है सपोज 5 किलोग्राम मास का जो है कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, 10 किलोग्राम मास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जितने मास का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। जितने मास का कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसके अंदर जो है टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी या क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। क्योंकि हमने इसके अंदर मास को स्पेसिफाई नहीं किया इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल हीट कैपेसिटी। जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई किसी बॉडी के अंदर जो है हीट को स्टोर करने की या क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी पाई जाती है। लिहाजा ये चीज हमें बताती है, हीट कैपेसिटी हमें ये बताती है कि किसी बॉडी के अंदर जो है हीट को या क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी को स्टोर करने की कितनी कैपेसिटी पाई जाती है। ये क्वांटिटी हमें ये चीज बताती है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी कि हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर या रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर या रिक्वायर्ड टू change the temperature of a substance up to 1 Kelvin, up to 1 Kelvin। यहाँ पर मैंने बात नहीं की है कि जी उसका मास 1 किलोग्राम होना चाहिए, नो, मास स्पेसिफाइड नहीं है सिंपल हीट कैपेसिटी के अंदर। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर मास फिक्स्ड है कि 1 किलोग्राम का के अंदर 1 किलोग्राम मास वाले सब्सटेंस के अंदर जो है 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए या जितनी क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। जबकि सिंपल हीट कैपेसिटी के अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें कोई भी मास गिवन है उसका जो है 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो ये होगी हमारे पास डेफिनेशन। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम देख रहे हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में यही होगा कि क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके इंक्रीज इन टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे बल्कि क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी इंक्रीज करते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी जो होगी वो रेशो होगी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। डेल्टा क्यू क्या चीज है हमारे पास, इंक्रीज इन हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी, और डेल्टा टी हमारे पास क्या चीज है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस तरीके से इन दोनों का जो रेशियो है हमारे पास दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। और यहाँ पर हम पीछे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर रिलेशन पढ़ चुके हैं। डेल्टा क्यू हमारा इक्वल होता है सी एम डेल्टा टी के। डेल्टा टी से डेल्टा टी का जो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया हीट कैपेसिटी इक्वल हो गया सी एम के। यहाँ पर सी क्या चीज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस है। तो यहाँ से पता चला कि जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है वो बेसिकली प्रोडक्ट होती है मास ऑफ सब्सटेंस का और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और उस सब्सटेंस का जो मास होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन हमें सॉल्व कर दी। अब यहीं से इसी को इस्तेमाल करते हुए आगे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर की एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, हीट कैपेसिटी ऑफ 5 किलोग्राम ऑफ वाटर हमने यहाँ पर लिखी है 21,000 जॉल पर केल्विन। तो इसके अंदर क्या सूरत हाल है, ये कैसे है, ये किसी रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए इस रिलेशन के अंदर जो है सी हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है जो कि हमारे पास कितनी है 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन है, और वो वैल्यू हम यहाँ पर नोट करेंगे और मास हम यहाँ पर वाटर का पुट करेंगे 5 किलोग्राम। 5 को जब हम 4200 जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 21,000 जॉल पर केल्विन आ जाता है। तो 21,000 जॉल पर केल्विन ये हमारे पास हीट कैपेसिटी है 5 किलोग्राम वाटर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 किलोग्राम वाटर के अंदर 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितनी क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी चाहिए दैट इज 21,000 जॉल, यानी 21,000 जॉल एनर्जी हमें
चाहिए 5 किलोग्राम वाटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। ठीक हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है या थर्मल एनर्जी है, इस थर्मल एनर्जी की मदद से हम मैटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास आइस है, आइस को जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और फर्दर जब हम उसको हीट अप करते हैं तो वो वही हमारे पास जो वाटर होता है वो आगे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीजें किस वजह से आई है? थर्मल एनर्जी की वजह से आई है या क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी की वजह से हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो फर्ज करें हमारे पास स्मॉल पीसेस ऑफ आइस है, इनको हमने एक बीकर के अंदर रख दिया है। बीकर के अंदर रख देने के बाद हमने उसको एक स्टैंड के ऊपर रखा है। स्टैंड के ऊपर रखने के बाद हमने उस बीकर के नीचे जो है बर्नर रख दिया है। बर्नर से क्या होगा कि वो जो हमारे पास स्मॉल पीसेस ऑफ आइस है वो मेल्ट होंगे और मेल्ट होने के बाद जो है वो फर्दर किसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद जो है फर्दर अगर हम उसको बर्न करते रहेंगे यानी हीट अप करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि वही वाटर जो हमारे पास था वो आगे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इस सारी एक्टिविटी को एक ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर में चेंज कैसा होता है और टेम्परेचर में चेंज आने के साथ साथ जो है जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से जो है आगे टेम्परेचर को इंक्रीज करने की वजह बनती है। तो देखिए हमारे पास जो है लेट्स सपोज आइस है, आइस का टेम्परेचर हमारे पास था -30 डिग्री सेल्सियस। -30 डिग्री सेल्सियस पर जब हमने आइस को बर्न किया है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। इंक्रीज होने के बाद ए से लेके बी तक पोर्शन जो है ये ग्राफ का रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो आइस है वो कन्वर्ट हो गई है वाटर में और वाटर में कन्वर्ट होती गई है। पॉइंट बी तक जब ये पहुंचता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उसके बाद जो है मजीद टेम्परेचर का इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो टेम्परेचर है वो मिक्सचर किस चीज का है? आइस प्लस वाटर का। आइस प्लस वाटर का जो हमारे पास मिक्सचर है उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना स्टॉप हो गया है। लेकिन हालांकि हम हीट तो कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं आइस को, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं होगा जब तक सारी की सारी आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। यानी बी और सी का जो पोर्शन है ये हमें इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है जबकि हीट हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जब सारे का सारा जो हमारे पास सारी की सारी आइस जो हमारे पास थी वो वाटर में जब कन्वर्ट हो गई है तो उसके बाद पॉइंट सी से लेकर पॉइंट डी तक ये जो पोर्शन है ये हमें शो करता है कि फिर टेम्परेचर जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते जाते हैं वैसे वैसे जो है टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज होते होते जब 100 डिग्री सेल्सियस तक जब टेम्परेचर पहुंचता है तो फिर सारे का सारा जो वाटर होता है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसमें? स्टीम। जब स्टीम में ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है टेम्परेचर का मजीद इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है और फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बात को शो कर रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। हालांकि हीट हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं उस वाटर को बर्नर की मदद से जो कि बीकर के अंदर अवेलेबल है। तो क्या होता है उसके बाद फिर उस वक्त तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता जब तक सारे का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इस तरीके से जो है सारे का सारा वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसके बाद फिर जो है टेम्परेचर मजीद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है उस वक्त जब सारे का सारा वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये आज का टॉपिक प्यारे बच्चों कंप्लीट हुआ। ये हीट कैपेसिटी का टॉपिक था, इससे पिछला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का था। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई टॉपिक कोई प्रॉब्लम अगर आप लोगों को आपके माइंड में आ रहा है तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया का कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हुए कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।